नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसको ध्यानपूर्वक पहले प्रश्नों को पढ़ना फिर उत्तर देने का प्रयास करना। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको कम से कम 50 शब्दों में उत्तर देना है। चले भाई प्रश्न पे आ जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 40 शब्दों में है भाई, 40 शब्दों में लिखिए। सभी प्रश्न करने हैं। इसमें 4 प्रश्न आएंगे, सभी अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 40 शब्द में आपको देना है। तो चलिए भाई पहला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं के बारे में एक बार जान लीजिए। ये हुमायूं का लड़का था। वो हुमायूं बाबर का लड़का था। बाबर के मृत्यु के बाद ये शासक बनता है और शेरशाह फरीद नाम का एक सैनिक था जिसको शेर मारने के उपलक्ष्य में शेरशाह की उपाधि मिली, शेर खां की उपाधि। तो शेर खां, शेरशाह, फरीद ये सभी के नाम हैं। अब हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए युद्धों के बारे में सुनिए। तो ये जो बोल रहा हूँ इसको भी लिखना है कि हुमायूं बाबर का लड़का था। ये बाबर के मृत्यु के बाद शासक बनता है और शेरशाह एक अफगान शासक था जो पहले मुगलों की तरफ से लड़ा था। बाद में मुगलों के साथ दुश्मनी होती है और मुगलों के साथ लड़ाई करता है। पहले मुगलों की तरफ से दूसरे से लड़ाई किया, बाद में हुमायूं से इसने लड़ाई की। अब हुमायूं के मध्य और शेरशाह सूरी के मध्य हुए युद्धों का वर्णन करना है। तो हुमायूं और शेरशाह के हुए मध्य युद्ध का वर्णन इस प्रकार है। हुमायूं और शेरशाह के बीच सन 1539 में चौसा नामक स्थान पर तथा सन 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर युद्ध हुए। इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई। अतः 1540 ईस्वी में हुमायूं को विवश होकर भारत छोड़कर भागना पड़ा और वो फारस चला गया तथा दिल्ली साम्राज्य पर शेरशाह का आधिपत्य हो गया। दिल्ली साम्राज्य शेरशाह के अंडर आ गई, शेरशाह के नेतृत्व में आ गई। तो इस प्रकार हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए युद्धों में शेरशाह की जीत होती है और वो दिल्ली का शासक बन जाता है। इतना लिखना है भाई, इस प्रश्न में इतना आपको लिखना है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा क्या है? शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है। वर्णन कीजिए। तो ये शाहजहां कौन था? पहले तो इसके बारे में सुन लो। शाहजहां जहांगीर का लड़का था भाई, जहांगीर का लड़का था। इसको शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने ही दी थी। शाहजहां ने अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया जिसका वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं कि शाहजहां महान कला प्रेमी था। भवन निर्माण में उसकी विशेष रुचि थी। उसने कई भव्य भवनों, इमारतों
किलों तथा मस्जिदों का निर्माण कराया था। आगरा का विश्वविख्यात ताजमहल, आगरे के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद दिल्ली में एवं तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन जिसमें बहुमूल्य हीरे, पन्ने तथा रत्न जुड़े हुए थे, शाहजहां की शानो शौकत और स्थापत्य कला के प्रति प्रेम का परिचय देते थे। तख्ते ताउस ठोस सोने का बना था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था, जिस लाल किला पे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पे आज भी हमारे देश का भाषण होता है, वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाने योग्य है। तो चलिए भाई, इतना आपको लिखना है प्रश्न नंबर ख में। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर संविधान सभा के बारे में लिखिए। अब आपको तीसरा प्रश्न संविधान सभा के बारे में लिखना है। तो संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान सभा थी। संविधान के अनुसार देश का शासन चल रहा है। उसी संविधान सभा के बारे में आपको लिखना है। तो संविधान सभा के बारे में हम कह सकते हैं, जिस देश में जनतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर व्यक्ति को संविधान के नियमों के अनुसार ही कार्य करना होता है। यदि कोई संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध संवैधानिक कार्यवाही करने की इसमें व्यवस्था है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी देश के लिए संविधान का होना नितांत आवश्यक है। और भाई ये पसंद आ रहा हो तो आप ये दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दें कि क्लास चल रहा है, सेशन आ गया है, सेशन को देखें। और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके पास शेयर करके उनसे बोल दीजिए कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में तुम लोग सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने ला सकूं। तो ये संविधान सभा के बारे में आपको बताया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और लाइक भी करते रहिए। कमेंट के माध्यम से जो पूछना होगा वो भी पूछ सकते हैं, पर दोस्तों के बीच शेयर कर दें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो तुम्हारे पास भी ये सेशन पहुंच जाएगा और तुम भी अच्छी तरह मेहनत कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है?
तो भाई इसके बारे में तुम्हें बताना है, लिखना है कि मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है। तो चलिए भाई हम इसका उत्तर बताते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है। कैसी है? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्या है भाई? यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। जब तक वर्षा होती है तब तक तेज हवाएं या तूफान आता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, पर जब तक वर्षा होती है तब तक तेज हवाएं या तूफान आता है। इस क्षेत्र में दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर होता है। इस क्षेत्र में दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर होता है। दिन में जलवायु गर्म और रात में ठंडी हो जाती है। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। यहाँ की वनस्पति जो होती हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। पत्तियाँ नहीं होती हैं, यदि होती हैं तो छोटी छोटी चिकनी एवं मोटी होती हैं। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इन के तनों पर छाल मोटी होती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के बारे में आपने इसकी व्याख्या सुनी। इसमें 4 प्रश्न हैं। अब चारों प्रश्न में फिर से देख लेते हैं। 4 प्रश्न में पहला है हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन। तो 2 युद्ध हुआ है हुमायूं और शेरशाह के मध्य। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। एक प्रश्न तो आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न शाहजहां के बारे में पूछा गया है। शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे बिल्डिंगें, बहुत सारे महल जो याद आज भी किया जा रहा है, जैसे कि आगरा का ताजमहल, तख्ते ताउस, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन आदि का निर्माण ये सब किया। तो पहला प्रश्न हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य समझे। दूसरा शाहजहां के स्थापत्य काल के बारे में बताया गया। तीसरा संविधान सभा के बारे में बताया गया। साथ में संविधान सभा के बारे में और 1-2 शब्द जान लीजिए। संविधान सभा में हमारी संविधान सभा जो बनी थी उसमें 389 सदस्य थे। 389 सदस्य। उसके बाद में इसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिख देना चाहे उसमें। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें एक समिति थी, प्रारूप समिति, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। लिखना चाहना तो ये भी लिख देना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के बारे में आपको बताया गया। शुष्क होती है, रेतीली आंधियाँ चलती हैं, दिन में गर्मी ज़्यादा होती है और रात में ठंड होती है। यहाँ की वनस्पति की जड़ें गहराई तक जाती हैं,
जिससे उनका जीवन बचा रहता है। वो अंदर गहराई तक जाकर अपने को जीवित रखते हैं। पत्तियां बहुत कम होती हैं तो कटीली पत्तियां होती हैं, और उसकी छालें जो होती हैं मोटी चिकनी होती हैं। तो इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु बहुत ही विषम है। यहाँ पानी की कमी व तापमान में अंतर के कारण जीवन अत्यंत कठिन है जीवन। तो इस प्रकार आपके सामने चारों प्रश्न आ गए हैं। चारों के उत्तर बार बार वीडियो देखकर सुनकर याद करने की कोशिश करना, और जो तुम्हारे साथी छूट गए हैं उनके पास शेयर कर दो कि सेशन चालू हो गया है। सेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको याद कर लेना अच्छी तरह। चलिए रखते हैं। धन्यवाद।